Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, जिसमें आज हम अपना 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में चैप्टर 4 तक हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सभी टॉपिक हमारे जितने चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक से हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पर विज़िट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना के रखी है, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपका सारा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण प्रविधियाँ या युक्तियाँ। प्रविधियों को ही हम युक्तियाँ भी कह देते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, शिक्षण प्रविधियाँ या युक्तियाँ, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टीचिंग की टेक्निक्स को पढ़ेंगे हम। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। तो देखिए क्या होती है शिक्षण प्रविधियाँ, देख लेते हैं। चलिए, एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि या विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण को क्या है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि या विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाता है वह शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं। शिक्षण युक्तियाँ मौलिक रूप से अधिकतम संरचना की आधारशिला हैं। क्या है, ये है, देखिए यहाँ तक आपने लिखा। देखिए पहले मैं आपको बता रही हूँ, एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि या विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाता है वो क्या कहलाती हैं, शिक्षण प्रविधियाँ कहलाती हैं। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ तक एक डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, आप ये भी लिख सकते हो, क्या, शिक्षण युक्तियाँ मौलिक रूप से अधिकतम संरचना की आधारशिला हैं। ठीक है, चलिए, अरे हाँ रुकिएगा एक मिनट, ये दोनों एक ही हैं, मैं गलत बोल गई आपसे। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर शिक्षण प्रविधियाँ आपसे पूछी जाएं तो आपको इतनी बात लिखनी पड़ेगी, एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि, देखिए शिक्षण विधि को या विषय वस्तु जो पढ़ा रहा है शिक्षण, उसके प्रस्तुतिकरण को रोचक, ठीक है, और प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करता है। ठीक, और जो शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं वो मौलिक रूप से अधिकतम संरचना की आधारशिला होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। देखिएगा, एमपी मॉफेट के अनुसार क्या कहते हैं, एमपी मॉफेट के अनुसार क्या है, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षण द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। क्या है, शिक्षण प्रविधियों का जो प्रयोग है शिक्षण द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। किसने कहा है, एमपी मॉफेट ने कहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रमुख शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं। आपकी 13 शिक्षण प्रविधियाँ पढ़ाई गई हैं, आपको देख लेते हैं। चलिए, पहली है हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि। क्या है, प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरे पे हमें पढ़ना है विवरण प्रविधि, फिर हमें पढ़नी है वर्णन प्रविधि, चौथी है व्याख्यान प्रविधि, पांचवी है स्पष्टीकरण प्रविधि, छठी हमें पढ़नी है कहानी कथन प्रविधि, सातवीं पढ़नी है हमें निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, आठवीं पढ़नी है उदाहरण प्रविधि, और नवीं पढ़नी है खेल या गतिविधि प्रविधि। क्या है, खेल या गतिविधि प्रविधि। ठीक है, और 10वीं क्या है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, 11वीं वाद विवाद प्रविधि, 12वीं कार्यशाला प्रविधि, और 13 है भ्रमण प्रविधि। क्या है, 13 है भ्रमण प्रविधि। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे। 14वीं है हमारी, क्या है, 14वीं है हमारी समूह चर्चा प्रविधि। तो हमें टोटल कितनी प्रविधियाँ पढ़ाई गई हैं, देखिएगा टोटल हमें कितनी प्रविधियाँ पढ़ाई गई हैं, हमें पढ़ाई गई हैं 14 प्रविधियाँ। ठीक है, शिक्षण प्रविधियाँ चैप्टर के अंतर्गत हमें 14 शिक्षण की प्रविधियाँ या युक्तियाँ पढ़ाई गई हैं। ठीक, कौन सी, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि,
स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि और क्या है 14वीं समूह चर्चा प्रविधि। ठीक है, समूह चर्चा प्रविधि। शिक्षण प्रविधि क्या है? प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है? प्रश्नोत्तर प्रविधि को प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर प्रविधि को किसने प्रतिपादित किया था? दार्शनिक थे, कहाँ के? यूनान के, सुकरात। उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकरात प्रविधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही प्रतिपादन किया था इसका। ठीक, आगे देखते हैं। इस प्रविधि में अध्यापक, देखिए आगे देख लेते हैं। इस प्रविधि में अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। क्या है? प्रश्नोत्तर है तो अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। वह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है तथा शिक्षण बिंदुओं के साथ भी प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता है। देखिए क्या है? पूर्व ज्ञान, देखिए क्या है? शिक्षण क्या बता रही थी मैं? प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है उसमें क्या करता है टीचर जो है बच्चों से प्रश्न पूछता है। ठीक है, और प्रश्न कैसे होते हैं? बच्चे के पूर्व ज्ञान पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है, जो टॉपिक पढ़ा रहा है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछता जाता है। ठीक है, और क्या है? इस प्रविधि में प्रश्नों एवं उत्तरों की प्रधानता होने के कारण ही इसे प्रश्नोत्तर प्रविधि कहा जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर की प्रधानता है। क्या है? प्रश्नोत्तर की प्रधानता, इसलिए इसको प्रश्नोत्तर प्रविधि कहा जाता है। इस प्रविधि में अध्यापक प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि छात्रों में रुचि व जिज्ञासा बनी रहे। अब ये नहीं है कि एकदम बुकिश लैंग्वेज में उठा के फेंक दिया, क्वेश्चन मार दिया बच्चे के मुंह पे और बच्चा आंसर दे रहा है डर डर के। नहीं, क्वेश्चन इस प्रकार के होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? क्वेश्चन इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें कि बच्चे की रुचि बनी रहे। कैसे? मान लीजिए छोटा बच्चा है, आप उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? बेटा आपको क्या पसंद है? अच्छा कौन सा कलर पसंद है? अच्छा फेस्टिवल कौन सा पसंद है? अच्छा ये कब होता है? तुम क्या क्या पहनते हो इसमें? ठीक है, क्या क्या मिठाइयाँ खाते हो? तुम्हारे घर पे क्या क्या भोजन बनता है? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है, इससे बच्चे की रुचि बनी रहेगी। एक बच्चा बताएगा तो दूसरा बच्चा भी कहेगा मैं भी बताऊँ। ठीक है, मैं भी बताऊंगा, मुझे भी चीज़ें पसंद है, मुझे ये वाला फेस्टिवल पसंद है, मुझे ऐसा कलर पसंद है, ये कपड़े पसंद है, खाने में मैं ये पसंद करता हूँ। ठीक, तो ऐसे बच्चों की जिज्ञासा बनी रहेगी। चलिए देखते हैं। अध्यापक कक्षा के एक मिनट रुकिएगा। अध्यापक कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है और छात्रों की शंका का समाधान करता है। क्या है? कोई क्वेश्चन पूछेंगे टीचर तो क्या करेंगे? बच्चों के सहयोग से ही क्वेश्चन का आंसर निकलवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि में बच्चों से ही आंसर निकलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर बच्चे को कहीं पे डाउट हो रहा है तो उसको दूर करते रहते हैं टीचर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि कुल मिलाकर क्या है? बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं? पूर्व ज्ञान से भी आधारित प्रश्न पूछते हैं, और क्या है, नया जो पाठ पढ़ा रहे हैं उससे भी संबंधित प्रश्न पूछते जाते हैं। ठीक है, और प्रश्न बच्चों से ऐसे पूछते हैं जिनमें बच्चों को रुचि और जिज्ञासा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषताएं। आपके सामने ही है, आप देख लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लगातार। 16, 17, 18, 19, 23। ठीक है, 16, 17, 18, 19 और 23 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, गुण और लाभ, विशेषताएं बात एक ही है, जो भी आ जाए आप यही लिखिएगा। तो देख लेते हैं। इस प्रविधि में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। देखिए, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और उत्तर भी देता है। क्या है?
सॉरी विद्यार्थी क्या प्रश्न भी पूछता है, उत्तर भी देता है। इससे क्या होगा, इससे विद्यार्थी में विश्वास की भावना जागृत होती है और संकोच समाप्त होता है। देखिए बच्चा जो है क्वेश्चन पूछेगा अभी, ठीक है, आंसर भी देगा। इससे क्या हो जाएगी, झिझक निकल जाएगी बच्चे के अंदर से। अगर डर रहा है कोई बच्चा बोलने में तो उसकी झिझक निकल जाएगी, ठीक, झिझक निकल जाएगी। और जब झिझक निकल जाएगी तो कॉन्फिडेंस बोलने का आ जाएगा बच्चे में, ठीक। दूसरा, इस प्रविधि में बच्चे सक्रिय रहते हैं। क्यों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो चलती रहती है, इसलिए बच्चा सक्रिय रहता है, ठीक। बच्चों में सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। जब क्वेश्चन टीचर पूछेंगे तो बच्चा सोचेगा, समझेगा, ठीक है, और कुछ नहीं समझा तो उस पर तर्क भी करेगा, तो इसलिए बच्चा सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक। फोर्थ क्या है, इस प्रविधि में अधिक समय नष्ट नहीं होता, ठीक है। और क्या है, विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान की जिज्ञासा बनी रहती है। नया नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चे उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासा बनी रहती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस प्रविधि के हम दोष देखेंगे। चलिए, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष देखिएगा। कुछ छात्र सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछने या उत्तर देने में झिझकते हैं, जिससे उनकी भागीदारी कम हो जाती है। कुछ कोई बच्चे होते हैं ना जो बहुत शाय होते हैं, डरते रहते हैं या फिर घबराते रहते हैं, शर्माते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इतने क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, ठीक, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, आंसर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको झिझक है, डर है या शर्म है, ठीक है, तो वो नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका जो सहभागिता है, जो भागीदारी है उनकी, वो कम हो जाएगी। ये एक दोष है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह विधि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। धीमी, क्योंकि देखिए पाठ पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, स्लो है उसकी सीखने की उसका सीखना बहुत ही धीमी गति से सीख पाता है वो बच्चा, तो फिर वो बच्चा क्या हो जाएगा, उसके लिए ठीक नहीं है ये विधि, ठीक। आगे देखते हैं हम। थर्ड क्या है, यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं है तो छात्र भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है। प्रश्न अगर स्पष्ट नहीं होंगे तो बच्चा भ्रमित भी हो सकता है। ये थे इस विधि के दोष, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष। आगे हम देखेंगे अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं और प्रश्नों के रूप कैसे होने चाहिए। 2018 और 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या हैं, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रश्नों का रूप क्या है। देखिए अच्छे प्रश्नों की क्या है विशेषता, प्रश्नों में क्रमबद्धता हो, ठीक है, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत टफ, छोटे बच्चे हैं, बहुत टफ चीज़ें पहले रख रहे हो, फिर धीरे धीरे फिर आसान चीज़ें रख रहे हो, तो नहीं, क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न सरल होने चाहिए और बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं कि 50 मोड़ दे रहे हो आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे बच्चे कि कहना क्या है इसमें, मतलब आंसर क्या देना है। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबद्ध हों। छोटा बच्चा है तो पाठ्य पुस्तक से ही जो उसके क्वेश्चन बन रहे हैं वही दीजिए, नहीं आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहे हो बच्चे को, ठीक। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल हों। बच्चा जिस स्तर पर पढ़ रहा है उसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए, ठीक। प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों। क्या अभी देखिए बताया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, ठीक है, और जो नया पढ़ रहे हैं उसका भी विस्तार हो, ठीक। प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए, यानी कि बच्चा जिस प्रकार की भाषा यूज़ कर रहा है उसी भाषा में क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा हिंदी बोल रहा है आप बंगाली में क्वेश्चंस लिखे पड़े हो, बच्चे अभी ठीक है, बच्चा हिंदी बोल रहा है आप इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे पड़े हो, उसको समझ ही नहीं आएगा। धीरे धीरे आप सिखाइए, अगर आप इंग्लिश में भी दे रहे हैं तो धीरे धीरे सिखाइए, देन फिर उसके क्वेश्चंस दीजिए। बस मतलब कुल मिला के बात इतनी कही गई है कि बच्चा जो भाषा बोल रहा है, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें क्वेश्चंस दीजिए आप, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, विवरण प्रविधि, नरेशन टेक्निक, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विवरण प्रविधि किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं किसे कहते हैं। देखिएगा, शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्यवस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है।
ठीक है। शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। देखिए क्या है, कोई टॉपिक उठाया आपने, बहुत टफ था, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको फिर विवरण दे देती हूँ। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रश्नोत्तर प्रविधि में आप इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछते हैं टीचर आपके, कैसे पूछते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं और जो पाठ पढ़ाते जाते हैं उसका भी पूछते जाते हैं। सरल हो गया ना। यही चीज़ मैं अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में बताती तो उतनी सरल नहीं थी। तो वही बात कही गई है, जो चीज़ें लिखी हैं कठिन उनको स्पष्ट सरल भाषा में बताना, ठीक है, कथन के रूप में प्रस्तुत कर देना क्या कहलाता है, विवरण प्रविधि कहलाता है, ठीक। इस युक्ति से किसी घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्रों के मस्तिष्क में उस घटना या कहानी का चित्र सा बन जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाता है, ऐसे विवरण दिया जाता है कि वो बच्चा इमेज बना लेता है अपने माइंड में, काहे की उस घटना की, ठीक है, घटना की या कहानी या चित्र, कहानी की इमेज बना लेता है अपने माइंड में, ठीक है। चलिए देखते हैं, विवरण युक्ति में किसी घटना का सजीव चित्र उपस्थित किया जाता है। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, विवरण प्रविधि, कोई भी कठिन सा टॉपिक उठाया, अपनी भाषा में बोलकर आपने समझा दिया बच्चों को, जिससे वो चीज़ सरल हो गई, स्पष्ट हो गई, ठीक। तो क्या हो जाएगी, विवरण प्रविधि कहलाएगी। इसमें क्या है, ऐसे समझाया जाता है बच्चे को जैसे कि उस घटना का इमेज बन जाता है बच्चे के मस्तिष्क में, ठीक है। आगे देखते हैं, विवरण युक्ति में किसी, देखिए हाँ क्या किया जाता है, विवरण युक्ति में किसी घटना का सजीव चित्र उपस्थित किया जाता है। कैसा, सजीव चित्र उपस्थित किया जाता है जिससे छात्र सरलतापूर्वक समझ सकें, ठीक। यह प्रविधि सामाजिक विज्ञान में उपयोगी है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विवरण प्रविधि किस विषय में उपयोगी है, पूछते हैं आपसे कि विवरण प्रविधि किस विषय में उपयोगी है, तो सिंपल सा आपको लिख देना है कि विवरण प्रविधि जो है ना सामाजिक विज्ञान में उपयोगी है, ठीक है। किसमें, सामाजिक विज्ञान में उपयोगी है। आगे देख लेते हैं विवरण प्रविधि के उद्देश्य क्या हैं। चलिए, छात्रों के मस्तिष्क में किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना, ये उद्देश्य है। किसी घटना का जो है चित्र अंकित कर देना बच्चों के मस्तिष्क में। छात्रों के समक्ष ज्ञान को अधिक स्पष्ट करना, आप क्या करोगे, जब बिल्कुल चित्र बना दोगे उसके माइंड में तो क्या हो जाएंगी, चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी ना। तो इसीलिए कहा गया है छात्रों के समक्ष ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करना। इस युक्ति का उद्देश्य यह है कि छात्र ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लें। क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि छात्र ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लें। और क्या है, बच्चे के मानसिक ज्ञान को बढ़ाना। क्या है, बच्चे के मानसिक ज्ञान को बढ़ाना, ठीक। ये हो गया उद्देश्य। आगे देखते हैं विशेषताएं क्या है विवरण प्रविधि की, या गुण कह सकते हैं। चलिए, विवरण के द्वारा किसी घटना का सजीव चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना संभव हो जाता है। एक तो ये विशेषता है कि विवरण जब हम देते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि सजीव चित्र उत्पन्न हो गया हो, ठीक है। तो यही चीज़ है एक विशेषता। दूसरी क्या है, विवरण शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देता है। जब किसी चीज़ को विवरण देकर आप नरेशन करोगे किसी चीज़ का, तो फिर बहुत अच्छे से वो चीज़ आप समझा सकते हो अपनी भाषा में बच्चों को, और उससे क्या हो जाएगा, शिक्षण और प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक। थर्ड देखते हैं, यह युक्ति छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करती। क्या है, यह युक्ति छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करती है, यानी कि बच्चों के तर्क करने की क्षमता का विकास करती है, ठीक। फोर्थ क्या है, विवरण प्रविधि के माध्यम से दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। क्यों, क्योंकि सजीव जब चित्र उपस्थित कर दिया जाएगा बिल्कुल किसी का बच्चे के माइंड में, तो वो चीज़ जो है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, बच्चा जल्दी भूलता नहीं है, इसलिए वो ज्ञान जो है स्थायी होता है, ठीक। आगे देखते हैं, विवरण प्रविधि के दोष देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, इस प्रविधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि टीचर ही बोल रहे हैं ना, आपको जो पढ़ा रहे हैं टीचर वही बोल रहे हैं, बस बच्चा निष्क्रिय है, ठीक है। क्या है, इस प्रविधि में जो है छात्र निष्क्रिय रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्योंकि बस टीचर ही बोलता है, बच्चा जो है सिर्फ सुनते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। दूसरा क्या है, यदि विवरण रोचक नहीं होता तो छात्र उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं। आप मान लीजिए किसी चीज़ को बता रहे हो, उसमें रोचकता बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, बस बोर हो जाएंगे, ठीक।
थर्ड क्या है, विवरण करने की यदि अच्छी कला शिक्षक में नहीं है तो छात्र प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाएंगे। देखिए, शिक्षक में अगर विवरण करने की कला जो है प्रभावी ढंग की कला नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, बच्चे भी प्रभावी ढंग से सीख नहीं पाएंगे। ये हैं विवरण प्रविधि के दोष। आगे देखते हैं वर्णन प्रविधि। क्या देखेंगे, वर्णन प्रविधि। ठीक है, वर्णन प्रविधि देखेंगे हम। चलिए देख लेते हैं वर्णन प्रविधि क्या है, यानी कि डिस्क्रिप्शन टेक्निक। ठीक है, शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है। क्या है, बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाया जाता है बच्चों को, ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, परंतु वर्णन यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। क्या है, देखिए, शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है। कैसे, विस्तार से कथन किया जाता है। ठीक, देखिए, चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं बच्चों को। ठीक, इससे क्या होता है, पाठ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं बच्चे। लेकिन इस विधि में भी क्या है, बोलता टीचर ही है, लेकिन अगर अच्छे से वो वर्णन कर लेगा तो बच्चे भी सक्रिय रूप से भागीदार हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसीलिए अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्णन प्रभावी हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्णन प्रविधि को प्रस्तुत करने के तरीके। क्या तरीके हैं वर्णन प्रविधि को प्रस्तुत करने के, देखिएगा। वर्णन प्रविधि को प्रस्तुत करने के तरीके: चित्र, मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा। करके सीखना या प्रयोग द्वारा सीखना बात एक ही है। ठीक है, कैसे वर्णन कर सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई चित्र उठाया, ठीक है, किसी पेड़ का चित्र उठाया और उसके बारे में हमने वर्णन करना स्टार्ट किया। कैसे, देखो बच्चों, ये जो है नीम का पेड़ है, हमने नीम के पेड़ को स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, पत्तियां हैं, इसमें जड़ होती है, इसमें तना होता है। ठीक है, और क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि नीम के पत्तों से कई तरीके की रोगों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। स्किन से रिलेटेड बीमारियों की दवाई बनाई जाती है नीम से। ठीक है, ये चीज़ें आप समझा सकते हो बच्चे को। ठीक है, कि हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है नीम का पेड़। ठीक, आप बता सकते हो बच्चे को, तो इससे क्या हो जाएगा, और इसको रुचिपूर्ण कैसे बना सकते हो। अब मान लीजिए आपने वर्णन कर रहे हो तो आपने क्या बोला, तुम्हारे पड़ोस में बेटा नीम का पेड़ कोई लगा है। हाँ, तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम लगा है। अच्छा लगा है, तो तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे घर में अगर किसी के हाथ पैर में खुजली हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नीम की पत्तियां लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने देखा है, एक बार मेरे दाना निकल आया था, मेरे एक छोटा सा पिंपल हो गया था, मैंने उस पर मेरी मम्मी ने लगाया था नीम पीस के, तो बहुत जल्दी से ठीक हो गया था। ऐसे बच्चे बोलेंगे ना, तो क्या हुआ, आप ये जो वर्णन प्रविधि थी आपकी, इसमें बच्चों ने भाग ले लिया, सक्रिय हो गए बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णन दीजिए कि बच्चे भी सक्रिय भागीदारी करें उसमें, ना कि सिर्फ निष्क्रिय श्रोता बन के रह जाएं। आपने चित्र का प्रयोग कर लिया, आप ऐसे ही मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या किया आपने, आप भ्रमण पे ले गए बच्चों को। कहाँ ले गए, भ्रमण पे ले गए बच्चों को, और आपने क्या दिखाया, आप गए और आपने दिखाया एक फैक्ट्री दिखा दी आपने, तो बच्चों को समझाया। ठीक है, तो उसके द्वारा आपने वर्णन दे दिया। ठीक, फिर क्या है, प्रयोग करवा दिया बच्चे को। ठीक है, उसके द्वारा फिर वर्णन किया। ठीक, ये होते हैं प्रविधि को प्रस्तुत करने के तरीके, वर्णन प्रविधि को। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्णन प्रविधि के गुण क्या हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, वर्णन किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है। क्या है, कोई भी तथ्य होता है उसका स्पष्टीकरण करता है वर्णन। ठीक है, इस प्रविधि के द्वारा कक्षा में रोचकता उत्पन्न की जाती है। कक्षा में रोचकता कैसे उत्पन्न की जाती है, मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे वर्णन प्रविधि के दोष देख लेते हैं। क्या है वर्णन प्रविधि के, चलिए। वर्णन प्रविधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि टीचर ही बस बोलते हैं, बच्चे शांत बैठ के सुनते हैं। ठीक है, निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है,
क्योंकि वर्णन कर रहे हैं। अब किसी बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते हैं, ठीक है, कि एक एक बच्चे से पूछे तुमको समझ आया, तुमको आया कि नहीं आया, ये चीज़ जो है मिसिंग है इसमें, ठीक है। और क्या तीसरा, कभी कभी वर्णन इतना लंबा हो जाता है कि वह भाषण बन जाते हैं, जिससे बालक ऊबने लगते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। वर्णन इतना लंबा हो गया कि वो बिल्कुल भाषण का रूप ले लेता है, तो बच्चा जो है बोर होने लगता है इसमें, ठीक है। ये दोष हो गए। अब हम देखेंगे वर्णन, विवरण और वर्णन प्रविधि में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। देख लेते हैं वर्णन और विवरण और वर्णन में अंतर क्या है। विवरण जो है संक्षिप्त होता है और वर्णन क्या है, विस्तृत है। क्या है, विवरण संक्षिप्त होता है और वर्णन जो है विस्तृत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा, विवरण का लक्ष्य छात्रों को विषय के बारे में सूचित करना है। क्या है, विवरण जो है उसका लक्ष्य क्या है, विषय के बारे में सूचित करना छात्रों को, और वर्णन का लक्ष्य छात्रों को विषय का अनुभव कराना है, ठीक है। क्या कराना है, विषय का अनुभव कराना है। आगे देख लेते हैं, विवरण में उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वर्णन में उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। विवरण उद्देश्यपूर्ण और तथ्यात्मक होता है, वर्णन व्यक्तिपरक और रचनात्मक हो सकता है, ठीक है। क्या है, व्यक्तिपरक और रचनात्मक हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा वर्णन और विवरण में अंतर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे व्याख्यान या भाषण प्रविधि को। किसे देखेंगे, व्याख्यान या भाषण प्रविधि को देख लेते हैं, चलिए। क्या है, लेक्चर टेक्निक है ये, ठीक है। 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। चलिए देख लेते हैं। यह एक प्राचीन प्रविधि है। इस प्रविधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। क्या होता है, अध्यापक होता है। प्राचीन प्रविधि है। देखिए पुराने ज़माने में जो गुरुकुल होते थे उसमें क्या होता था, यही व्याख्यान प्रविधि तो चलती थी, इसलिए इसको हम गुरुकुल पद्धति पे भी आधारित कह सकते हैं प्रविधि। क्या थे, गुरु जो होते थे गुरुकुल में, क्या वो कहीं पर रिटर्न नोट्स आपको देते थे जैसे आजकल मिल रहे, नहीं, वो सिर्फ बोलते थे। जो पढ़ाने की प्रक्रिया थी वो सिर्फ मौखिक थी और बच्चे वही याद भी करते थे, लिखना नहीं था कहीं पे भी, सब मौखिक रूप से कार्य होते थे, ठीक है। इसीलिए कहा गया है यह एक प्राचीन प्रविधि है। इस प्रविधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। कौन होता है, अध्यापक होता है, क्योंकि अध्यापक ही तो व्याख्यान दे रहा है ना, भाषण दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। आगे देखते हैं, अध्यापक विषय सामग्री को विद्यार्थियों के समक्ष भाषण के माध्यम से रखता है और विद्यार्थी उसके सामने बैठकर सुनते रहते हैं। क्या है, टीचर क्या करता है, विषय वस्तु को भाषण के माध्यम से बोलता है, समझाता है बच्चे को, और बच्चे बैठे क्लास में सुनते रहते हैं, ठीक है। गुरुकुल में व्याख्यान प्रविधि के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी, ठीक। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। हाँ देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा बड़े क्लासेस में जब आप लोग आएंगे, लाइक BA BSc ग्रेजुएशन में जब आप आए तब आपने देखा होगा कि वहाँ पर मोस्टली लेक्चर्स ही होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, लेक्चर ले लो, लेक्चर छूट गया, लेक्चर हो गया, लेक्चर ना छूटे, जैसे बोलते हैं ना, तो वो भाषण पे ही आधारित प्रविधि होती है जो बड़े क्लासेस में चलती है, ठीक। आगे देख लेते हैं, देखते हैं व्याख्यान प्रविधि के गुण क्या हैं। चलिए गुण देख लेते हैं हम व्याख्यान प्रविधि के। इस प्रविधि में समय की बचत होती है, ठीक है। क्या समय की बचत होती है। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। देखिए मोस्ट ऑफ दी विधि, ये जो युक्तियाँ हैं या प्रविधियाँ हैं, इनमें गुण जो हैं आप देख रहे होंगे सिमिलर हैं, ठीक है। तो आप एक को समझिए, बाकी सब में आप लिख सकते हैं, ठीक। सब में तर्क की शक्ति विकास हो रही है, ठीक है। चलिए, अधिक छात्रों वाली कक्षा के लिए प्रभावी विधि है। जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर आप व्याख्यान दीजिए, सभी बच्चों तक पहुँचेगा, इसलिए प्रभावी है। यह अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं तीव्र गति से चलने वाली प्रविधि है, ठीक है। क्योंकि सरल है, संक्षिप्त है और तीव्र गति से आप लेक्चर लोगे, बस बच्चे समझ जाएंगे, ठीक। छात्रों पर नियंत्रण रखना आसान होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्यान प्रविधि के दोष देखते हैं। अब हम व्याख्यान प्रविधि के क्या है, दोष देखेंगे। चलिए, इस प्रविधि में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। क्या होता है, विद्यार्थी जो है निष्क्रिय श्रोता होते हैं, ठीक है। इस प्रविधि में बच्चों की भागीदारी बहुत कम होती है। बच्चों की भागीदारी क्यों कम होती है, क्योंकि टीचर ही बोलता है बस, ठीक।
यह प्रविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अभी मैंने बताया कि उच्च कक्षाओं के लिए है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं है। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे ने सुना, भूल भी सकता है बच्चा, ठीक है, इसलिए अस्थायी होता है। आगे हमने देख लिया, व्याख्यान प्रविधि तक देख लिया, और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्पष्टीकरण प्रविधि, यानी कि क्लेरिफिकेशन टेक्निक। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपकी क्लास फिर बड़ी हो जाएगी, भी बहुत सी प्रविधियाँ बाकी हैं, ठीक है। तो आप लोग तब तक यहाँ तक नोट्स बनाइए और पढ़ते जाइए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास में हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है ना, तो क्लासेस को शेयर कीजिए भाई, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितने कंजूस हो गए हैं आप लोग, ठीक है। और अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी किया करो, ठीक। अब चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।